हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जहां आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के टेबल्स आज सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। तो बिफोर आई बिगिन आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा उस वीडियो पे, जहां पर हम बात कर रहे थे कि कैसे इन 32 चैप्टर्स में सिर्फ 100 कॉन्सेप्ट उठाएंगे और 300 प्लस मार्क्स गारंटी कर लेंगे। सिर्फ 15 मिनट दिन के निकालने हैं और आराम से एक कॉन्सेप्ट से आने वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाए। और जितने बच्चे तैयार हैं तो उसी मोटिवेशन को आपको एंड तक रखना है। और हम आज पहले बायोमोलिक्यूल के टेबल्स कर लेते हैं। चैप्टर अच्छा है, चैप्टर वेटेज रखता है, बहुत बच्चे पूरा पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, पर हम मिस कर देते हैं इसके टेबल्स, इसके ग्राफ। और अगर आप नोटिस करोगे तो इसके टेबल्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। खास करके वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला टेबल है, अगर आप नोट करोगे तो हर एक ईयर छोड़ के ऑल्टरनेट ईयर्स में उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो वंस एंड फॉर ऑल क्या करते हैं, एक साथ सारे टेबल्स का ओवरव्यू ले लेते हैं और मैं आपको ये भी दिखाती चलूंगी कि पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन इन टेबल्स में से बने हुए हैं। तो तैयार हो आप लोग? शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टेबल अगर आप इस चैप्टर में देखोगे 9.1, जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है एलिमेंट्स का लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में। देखो बेटा, चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर में एक बात बताई जाती है एलिमेंटल एनालिसिस करके, कि आप अगर एलिमेंट्स निकाल के देखोगे लिविंग बीइंग के भी और नॉन लिविंग बीइंग के, मतलब मिट्टी का कुछ कण निकाल के उनके एलिमेंट्स निकालोगे और आपकी बॉडी के अगर मैं एलिमेंट्स निकालूंगी तो सेम है। तो फिर पूछा जाता है चैप्टर में कि फर्क क्या है फिर हम में और नॉन लिविंग मैटर में, या जैसे यहाँ अर्थ क्रस्ट ले रखा है, हम में फर्क क्या है। तो फर्क है कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं इसका परसेंटेज वेट निकालूं एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी या अर्थ क्रस्ट तो फर्क आएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो वो भी कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंस से ही आएगा। ठीक है, पहली बात इस टेबल से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, तो बहुत ज्यादा प्लीज इस डेटा को रटने मत लग जाना। अगर आप वो स्टूडेंट हैं, वो एस्पिरेंट हैं जो ऐसे डेटा को रटने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो बेटा यही आपकी बेवकूफी है। बहुत सारी और इंपॉर्टेंट ईयर्स और डेटाज हैं आपकी बायोलॉजी की दोनों बुक्स में, अगर आप उन पे टाइम लगाएंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। तो पहली चीज तो मैंने ये टेबल इसीलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि डायरेक्ट डेटा से कभी भी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है कि आपको सीधा सीधा पूछ ले कि कितना परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट हाइड्रोजन होता है। तो नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जा सकता है, कुछ चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है सीक्वेंस। अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, आपकी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हो, तो आप जानते हो वो 3 एलिमेंट का मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आपकी बॉडी में इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वेट में आपके पास ऑक्सीजन है विच इज 65%, फिर आपके पास कार्बन है विच इज 18.5, और फिर आपके पास हाइड्रोजन है। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो तो प्लीज ये सीक्वेंस याद रखना कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। एक चीज तो हो गई है। दूसरा, आप ये 2 बॉक्सेस देख रहे हो जो मैं बनाकर लाई हूं, एक नाइट्रोजन और एक सिलिकॉन, ये भी किसी रीजन से बने। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो आपकी अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो ना के बराबर है, वेरी लिटिल। तभी तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अर्थ में उसका अमाउंट बहुत कम है। और हमारे अंदर आप देखोगे तो 3.3% है, मतलब कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, सिलिकॉन को अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में ना के बराबर है। ना मेरे किसी कॉम्पोजिशन में इसकी जरूरत पड़ रही है तो मेरी बॉडी में ये ना के बराबर है, लेकिन अर्थ में देखो इसका अमाउंट कितना ज्यादा है, 27.7%। ऑक्सीजन के जस्ट बाद आपको सिलिकॉन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में ना के बराबर है पर ह्यूमन बॉडी में अच्छा खासा अमाउंट रखता है, तो नाइट्रोजन। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ना के बराबर है पर अर्थ क्रस्ट में अच्छा खासा अमाउंट रखता है, तो सिलिकॉन। तो 2 चीजें ये याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, और इस सीक्वेंस में अगर इन्होंने नाइट्रोजन को भी ले लिया तो नाइट्रोजन यहां आएगा हाइड्रोजन से पहले। बस ये बात याद रखना कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। और अगर नाइट्रोजन ना ले तो ये रहा आपका सीक्वेंस। ये चारों एलिमेंट्स में से सीक्वेंस पूछ सकते हैं, या फिर इन दोनों बॉक्सेस से क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगले टेबल पे चलते हैं। अगला टेबल 9.2 है, जिसमें सीधा सीधा कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे लिविंग टिश्यू में मिलता है उनके बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल में पूरे चैप्टर में ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाएगी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे फैट है, चाहे न्यूक्लिक एसिड है, चाहे प्रोटीन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो हम इस चैप्टर में बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, है ना। तो इस टेबल ने हमें बता दिया कि अलोंग विद ऑर्गेनिक हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको एनालाइज करने के लिए एक टेस्ट दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ऐश एनालिसिस, जिसमें हम सारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बर्न कर देते हैं और बची हुई राख, बची हुई ऐश में से निकालते हैं कि हमारी लिविंग बॉडी में
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितना है। तो जब आप ऐश एनालिसिस करते हैं तो आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में पता चलेगा, और इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, सीधा सीधा आपसे पूछेंगे आपकी बॉडी में क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या क्या इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हमारे पास सोडियम पोटेशियम है, बिल्कुल है, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हमारा सोडियम पोटेशियम बैलेंस करके चलते हैं। सोडियम पोटेशियम के पंप है हमारे पास, तो बिल्कुल है, हम जानते हैं। कैल्शियम है हमारे पास, हमारी हड्डियों में कैल्शियम है, हमें पता है। मैग्नीशियम के बिना हमारे बहुत सारे एंजाइम्स चलना बंद कर देंगे, तो मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में होता है, हमको पता है। पानी तो 70% हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो पानी तो है ही हमारे पास। अब ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गए। कुछ कंपाउंड्स आपको इस लास्ट वाले रो में दिख रहे होंगे। एक तो नमक लिखा हुआ है NaCl, आपकी बॉडी में होता है, कोई अलग याद करने वाली बात नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात की है तो अगेन आपकी बॉन्ड्स में, कुछ अलग से रटने वाली बात नहीं है। दो चीजें आप देख रहे होगे मैंने मार्क करी हुई है, विच इज फॉस्फेट एंड सल्फेट। ये फॉस्फेट एंड सल्फेट, फॉस्फोरस और सल्फर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, फॉस्फेट और सल्फेट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। पर आपकी एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद ये आपको एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। अब जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि मैम ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन क्या है, तो बेटा जैसे ये ऐश एनालिसिस वाला टेस्ट है ना, वैसे ही केमिकल एनालिसिस करके एक टेस्ट है। दो टेस्ट आपको इस चैप्टर में ना एकदम स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। ऐसे घबराओ मत कि बिना चैप्टर पढ़े हम कर नहीं सकते, यही तो फंडा है ना, यही तो स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट स्टडी है कि इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। तो एक केमिकल एनालिसिस करके आपको दिखाया हुआ है चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर वो मोटर और पेसल वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर जब आप पूरी टिश्यू का चकनाचूर करके और उसको फिल्टर आउट करते हो फनल की मदद से, तो कुछ चीजें छन के नीचे आ जाती हैं, क्योंकि आप एसिड यूज करते हो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। कुछ चीजें उस एसिड के साथ छन के नीचे आ जाती हैं और कुछ चीजें ऊपर रह जाती हैं। जो एसिड में सोल्यूबल होती हैं वो एसिड के साथ नीचे आ जाती हैं, उन्हें हम एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं। और जो नहीं सोल्यूबल हो पाती वो ऊपर रह जाती है, उसे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं। डिटेल हम पढ़ेंगे, पर क्रक्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब जब हम ये केमिकल एनालिसिस कर रहे थे तो हमें बताया जाता है ये केमिकल एनालिसिस आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हो, आप बायो मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हो। जैसे ऐश एनालिसिस हम किसके लिए कर रहे थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, तो वहीं बोलते हैं कि केमिकल एनालिसिस तो आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए कर रहे थे। तो जब आप ये एनालिसिस करते हो, चाहे वो फ्रैक्शन ये वाला हो इनसोल्यूबल वाला, चाहे वो फ्रैक्शन ये वाला हो सोल्यूबल वाला, मिलना क्या चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हमें क्या मिले, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए, जैसे फॉस्फेट, जैसे सल्फेट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़े हुए थे। एलिमेंट ये इनऑर्गेनिक थे पर जुड़े हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हुए थे। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस टेबल से पूछी जा सकती है। मुझे नहीं लगता बाकी कुछ पूछा जाएगा, पर ये जरूर पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे बोलेंगे कि ऐसे कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं जो कि केमिकल एनालिसिस के दौरान मिलते हैं, तो फॉस्फेट और सल्फेट। दूसरी चीज पूछ सकते हैं, ऐसे कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हैं जो केमिकल एनालिसिस में मिलते हैं और किस फ्रैक्शन में मिलते हैं, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। तो दूसरी चीज जो याद रखनी है, ये सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। तीसरा टेबल और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, इट्स वेरी वेरी, मैंने 2 वेरी लगाए हैं पर आप इस पे मल्टीपल वेरी लगा लेना, ये बहुत जरूरी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आप जो भी इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, बायोमोलिक्यूल, जितने भी बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, क्योंकि आपको हर किसी का फंक्शन पता है, हर किसी का फिजियोलॉजिकल रोल पता है कि वो आपकी बॉडी में क्या काम कर रहा है, प्रोटीन क्या काम कर रहा है, लिपिड क्या काम कर रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेटा वो होते हैं जिनका फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शन आपकी बॉडी में क्या है अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो उनका एक टेबल दे दिया है एनसीईआरटी ने, और ये टेबल इतना जरूरी है कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो एक बार हम क्विक ओवरव्यू ले लें, बस हमें कैटेगरी दी हुई है और कैटेगरी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और ये कैटेगरी विद एग्जांपल्स हम लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले हमसे बात करी बेटा पिगमेंट्स की। अब पिगमेंट्स तो हम जानते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं। कैरेटिनॉइड्स हो गए हमारे पास, ज़ैंथोफिल्स हो गए हमारे पास, एंथोसाइनिन हो गए हमारे पास, ये हमारा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। एक और बात याद रखना, ये हमारा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। ज्यादातर पिगमेंट्स आप फैट सॉल्युबल पढ़ते हो, इनफैक्ट कैरेटिनॉइड भी। तो मैं इस चैप्टर से एक और चैप्टर लिंक करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन आया तो आपको बहुत मदद होने वाली है। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो वैक्यूल में मिलता है, ये आपके सेल वाले चैप्टर में आता है, और जस्ट उसके बाद आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, तो लिंक करके पढ़ सकते हो, है ना। तो एक चीज तो ये याद रखिएगा कि ये आपके पास वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, और पिगमेंट है इतना तो प्लीज आपको याद रखना ही रखना है। तो 2 पिगमेंट है, हम याद रख सकते हैं, मल्टीपल चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आए एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स हमने कहाँ पढ़े, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में। तो अगर आप मिक्स करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इतना कुछ टफ है नहीं है। एल्कलॉइड्स में आपके पास मॉर्फिन और कोडीन आते हैं, जिनके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में पढ़ते हो, है ना, आफ्टर ऑपरेशन दिया जाता है ये। फिर टर्पिनॉइड्स है।
अब आपको नहीं पता टर्पिनॉइड्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में टर्पीन है ना, उतना तो याद रख सकते हो। तो टर्पिनॉइड के एग्जाम्पल क्या होंगे, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन। एटलीस्ट आप आंसर टिक लगा पाओगे, पीएचडी तो करनी नहीं है, नीट निकालना है, आंसर टिक कर लोगे आप। फिर आपके पास आते हैं असेंशियल ऑयल्स। अभी असेंशियल ऑयल तो आजकल घरों में लोग फ्रेग्रेंस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें लेमन ग्रास ऑयल, अलग अलग फ्रेग्रेंस के ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो ये भी हम टिक लगा लेंगे। ऑयल आएगा, हम ऑयल देखेंगे, मैच कर लेंगे। टॉक्सिन, टॉक्सिन एकदम इन वाले हैं, यहाँ पर भी इन है, यहाँ पर भी इन है, और छोटे छोटे वर्ड्स हैं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन यहाँ और यहाँ भी है, इन यहाँ और यहाँ भी है, लेकिन जो टॉक्सिन वाले इन होंगे वो टॉक्सिन जितने ही छोटे 5-6 लेटर्स के होंगे। तो टॉक्सिन्स में आपको क्या याद रखना है, एब्रिन और राइसिन। दो और चीजें आपको इन वाली मिलेंगी, वो भी ड्रग्स हैं, जैसे विनब्लास्टिन, जैसे करक्यूमिन। अभी आप एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में भी पढ़ते हो, तो मतलब ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन की बात हो रही है। तो ड्रग्स में आपके पास इन वाले 2 एग्जाम्पल आएंगे, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। टॉक्सिन में आपके पास इन वाले एग्जाम्पल आएंगे, एब्रिन और राइसिन, वो तो उसमें आना ही आना है। लेक्टिन, लेक्टिन पे मैं अलग से स्टार लगा रही हूँ, वाई, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर मैंने कंफ्यूज होते देखे हैं। दूसरा ये पीवाईक्यू है। लेक्टिन का एक एग्जाम्पल है कॉनकैनावेलिन ए। अब आपके दिमाग में आएगा लेक्टिन क्या है, बेटा ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनका स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, बस आपको याद रखना है, एक केमिकल है, ठीक है। तो लेक्टिन आपके पास क्या है, कॉनकैनावेलिन ए। अब मैंने इस पे स्टार क्यों लगाया, क्योंकि जब आप कंटेंट पढ़ते हो ना, तो एक एग्जांपल आता है फॉस्फोलिपिड का, विच इज लेसिथिन, वो लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, लेसिथिन। अब मैंने बच्चों को अक्सर इस लेसिथिन और इस लेक्टिन में कंफ्यूज होते देखा और -5 कराते देखा। तो मैं देखो पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि ये -5 मत कराना। लेसिथिन एक तरीके का फोस्फोलिपिड है, वो एक तरीके का लिपिड है, आपकी मेम्ब्रेन में होता है, और ये लेक्टिन है जो कि एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो लेक्टिन का एग्जांपल है कॉनकैनावेलिन ए। और फाइनली कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस दे रखे हैं, जैसे रबर्स, गम, सेल्यूलोज। एक बार मैंने आपको बता दिया, 2-3 बार टेबल देखना, अच्छे से दिमाग में याद रखना, क्योंकि इससे पीवाईक्यू आए हुए हैं, आप खुद देख लो। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अगर आप देखोगे तो 2019, 2020, 2021 मतलब लगातार 3 ईयर में आए थे। फिर 22 में नहीं था, 23 में नहीं था, पर अब आ सकता है, अब आ सकता है ना। हम 25 में जाने वाले हैं, तो अभी हमें फिर से मिल सकता है। तो 22 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। क्वेश्चंस इतने सिंपल आते हैं, अगर एक बार आपने देखा होगा वो ग्राफ, वो टेबल, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपसे पूछ रहे हैं क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आपने रबर्स और गम्स पढ़े थे, एल्कोलॉइड्स में आपने मोर्फिन और कोडीन पढ़ा था, आपने ड्रग्स में विनब्लास्टिन और करक्यूमिन पढ़ा था। ये आपके पास अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। सीधी सी बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन +4 नंबर देगा। अगला क्वेश्चन देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे निकोटीन, जैसे स्ट्रिक्नीन, जैसे कैफीन। अब ये टेबल में नहीं है, ये कंटेंट में दे रखा है, पर इतना तो आपको बता दिया कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आपसे पूछ रहे हैं प्लांट इसे क्यों यूज कर रहा है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो है जिसका फिजियोलॉजिकल रोल और फंक्शन हमको नहीं पता। अगर वो न्यूट्रिशन दे रहा होता, अगर वो ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे करा रहा होता, तो हम उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ना कहते, प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते। तो मुझे इसका फिजियोलॉजिकल रोल नहीं पता। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कुछ कुछ प्लांट उसे अपने डिफेंस के लिए यूज कर रहा होता है, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए निकाल रहा होता है, हम उसे अपने कमर्शियल पर्पसेस में यूज कर लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आया था, आपने टेबल और कंटेंट दोनों रिवाइज कर लिए, इससे ज्यादा कंटेंट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आप देख लो जो 24 वाला है, जो 2019 में आया था, कॉनकैनावेलिन ए। ये क्या है, एक तरीके का लेक्टिन। तो ऐसी चीज पूछेंगे, एग्जाम्पल देके कैटेगरी पूछ लेंगे, कैटेगरी देकर एग्जाम्पल पूछ लेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस ये टेबल याद होना चाहिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं, तो ये टेबल आपको मिल रहा होगा 9.4, जिसमें आपके सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स की एवरेज कंपोजिशन की बात करी हुई है एक सेल में। तो आपको पता है हर सेल में पानी है, 70 to 90% पानी है। उसके सिवा ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पानी के बाद जो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, वो मिलेगा प्रोटीन, क्योंकि वेराइटी में प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, बहुत सारा काम कर रहा है प्रोटीन, सारे फिनोटाइप प्रोटीन रेगुलेट करता है। तो पानी के बाद जो मिलेगा वो प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आपका जेनेटिक मटेरियल बना रहा है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयरन। क्या ये डेटा याद करना है? एग्जैक्टली नहीं, आपको परसेंटेज बताया हुआ इसका, पर क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस पे। ज्यादा जो जरूरी है वो है इसका सीक्वेंस। तो किसी भी सेल में सबसे ज्यादा पानी, पानी के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, और फाइनली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयरन, है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ली। ये तो आप सीधा याद रख लेना, पानी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। हर चीज का न्यूमोनिक मत बनाओ, जितने न्यूमोनिक बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पानी होता है, 70% तो बॉडी पानी की बनी है, तो वाटर सबसे ज्यादा है हमारे पास 70 to 90, फिर प्रोटीन 10 to 15 और फिर न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, 10 का हाफ हो गया, ऐसे याद रख लेना। और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस जो आपके पास है वो 3 to 1 है।
तो 2-3 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा। अगला टेबल आप इस चैप्टर में देखोगे प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस का। इस पे बहुत पीवाईक्यू है बेटा, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे बहुत सारे पीवाईक्यू है ना, इस टेबल से बहुत सारे पीवाईक्यू आए हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया 10 से 15% प्रोटीन है, प्रोटीन की वैरायटी बहुत सारी है और उसके फंक्शन बहुत सारे, इसलिए प्रोटीन होता है ज्यादा। कोलेजन आपका इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में है। अब ये आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में भी पढ़ते हो, तो जो कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में है उसके मैट्रिक्स में, उस ग्राउंड सब्सटेंस में कोलेजन है। दूसरी बात, एनिमल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन ये होता है। दो चीजें लिखती है आपकी बुक, आपकी बायोमोलिक्यूल, दो चीजें लिखती है एनसीईआरटी कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो कोलेजन। और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा होता है, रुबिस्को। तो लगे हाथ ये भी याद रख लो, अगर एंटायर बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट पूछा जाए तो वो होता है आपके पास रुबिस्को नाम का एंजाइम, ठीक है। लेकिन सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है कोलेजन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ते थे। इंसुलिन प्रोटीन का बना हुआ एक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज, कोई फॉरेन एंटीजन मेरी बॉडी में आता है तो बॉडी उससे फाइट करके एंटीबॉडीज बनाती है, 5 तरीके की होती है, हम जानते हैं। हमारे सेल्स पे रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियस पे रिसेप्टर होता है किसी को रिसीव करने के लिए, तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे पास प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ग्लट एक प्रोटीन का बना हुआ ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, बहुत सारी चीजों को एंट्री नहीं देती, हाइड्रोफिलिक चीजों को एंट्री नहीं देती, तो प्रोटीन के बने हुए हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन रास्ते होते हैं, पाथवे होते हैं, तो वो एक उनमें से एक ग्लट4 है हमारे पास, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। तो देखा जाए तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और क्वेश्चन देखो कितना सिंपल आता है। पहला क्वेश्चन 2020 का है, 2019 का है, मतलब रिसेंट ही आए हुए हैं और आ सकते हैं। मैं उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको बार बार ये पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। अगर आप देखोगे 2019 में क्वेश्चन था ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा, तो एनसीईआरटी में आपने ग्लट4 पढ़ा, यहां से आया वो क्वेश्चन। फिर देखो सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कोलेजन, एनिमल ना लिखा होता तो रुबिस्को, तो ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर आपसे एक मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, और ये भी चीज कोलेजन से आपके पास है, यहाँ पर कोलेजन भी है, यहाँ पर विब्रिन और राइसिन जो आप पढ़ते हो वो भी है, सॉरी एब्रिन और राइसिन जो आप पढ़ते हो वो भी है। तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट से भी सॉल्व हो रहा है ये, और ये प्रोटीन वाले टेबल से भी सॉल्व हो रहा है। ये अभी आपने नहीं पढ़ा मान लिया, पर आप इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हो। ये दो टेबल अगर आप पढ़ के जाते और आप 2020 के पेपर में बैठे होते तो आप ये क्वेश्चन 100% लगा लेते। देखो जरा इस क्वेश्चन को। अब कोलेजन के बारे में तो आप इतना जान ही रहे हो कि ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो आप इसको मैच कर दोगे। चलो नहीं पता था आपको, राइसिन तो आपको पता है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, डी का 1 तो पक्का पक्का पता है, डी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको आंसर मिल जाता। तो कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन से बिना कोई दिक्कत के आप आंसर पे पहुंच जाते हो, तो पूरी चीज कभी नहीं छोड़ के जानी, इंपॉर्टेंट चीजें तो हमेशा पढ़ के जानी है। तो आपने वहां से इसको सॉल्व कर लिया। बाकी फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और मेलोनेट एक इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। तो आपका आंसर आराम से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ मैं आपका ग्राफ भी ले आई हूँ जो आप एंजाइम्स में पढ़ते हो। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, हर साल एंजाइम से क्वेश्चन आता है, और इस ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ का क्वेश्चन देखो 2016 का है, और क्वेश्चन के साथ साथ ग्राफ भी मैं आपके लिए ले आई हूँ। बहुत आसान ग्राफ होता है, पता नहीं क्यों बच्चे इससे भागते हैं। आप ना ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका हो गया सिर्फ 15-20 मिनट में। देखो जरा क्या था ये ग्राफ, एंजाइम्स के बारे में आप पढ़ते हो। एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखाया है, मतलब शुरू हुई रिएक्शन तो आपके पास सबस्ट्रेट था, रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हुई तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। यही तो होता है रिएक्शन, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। इधर आपने ले ली एनर्जी, ठीक है। दो तरीके की रिएक्शन होती है, या तो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, आप जानते हो अच्छे से, दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकलेगी। अब सबस्ट्रेट में से एनर्जी मान लो निकल जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी ना बेटा, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। अगर ऐसा दिखे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो आपकी एनसीईआरटी ने बना रखी है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहली बात तो ये समझो। अब कोई भी एंजाइम जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, या फिर जब कभी एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंजाइम के साथ या एंजाइम के बिना, वो अपने पुराने सारे रिश्ते नाते बॉन्ड्स तोड़ता है और नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये इतना आसान नहीं होता। जब वो अपने पुराने बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा होता है तो उस दौरान उसको एक टेम्पररी, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, और एक बहुत हाई एनर्जी की स्टेट में जाना पड़ता है, क्योंकि जब आप कुछ नया बना रहे हो तो वो इतना आसान नहीं होगा। आप पुराने बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हो, उसमें एनर्जी लगती है। तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए ये पूरी पहाड़ चढ़ने के लिए।
अपहिल जाने के लिए, वहां जाकर वो फाइनली एक ऐसे स्टेट पर पहुंचता है जो बहुत ही टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, बहुत हाई एनर्जी का है, और जितनी हाई एनर्जी का होगा उतना ही अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल ट्रांजिएंट एक स्टेट होती है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है। एक बार आप इस ट्रांजिएंट स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट पे आ गए, ये रास्ता आपने पार कर लिया, उसके बाद आप आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हो। देखा आपने? सिमिलरली एक बार के लिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी गेन करी जाती है। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट एनर्जी गेन करके प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, पहाड़ तो चढ़ना पड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट तक तो जाना पड़ता है। ये पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, एंजाइम ने ऐसा क्या कर दिया जी? तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पहाड़ तो चढ़ना था, एंजाइम ने बस उस पहाड़ को छोटा कर दिया। विदाउट एंजाइम आपको ये जो रास्ता था सबस्ट्रेट की एनर्जी से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जाने का, ये बहुत ज्यादा था। इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एंजाइम के आने से क्या हुआ, उसने ये रिक्वायर्ड एनर्जी कम कर दी। अब छोटा सा ही पहाड़ चढ़ना था तो जल्दी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लो, सबस्ट्रेट गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एंडोथर्मिक था तो ऊपर की तरफ गया, पहाड़ इसको भी चढ़ना था, ट्रांजिशन स्टेट पे इसको भी जाना था। बिना एंजाइम के ये पहाड़ बड़ा था, एंजाइम के साथ ये छोटा हो गया। तो एंजाइम का काम क्या? एक्टिवेशन एनर्जी कम करना। ग्राफ आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? एक्स एक्सिस पे क्या होता है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पे क्या होता है? एनर्जी। ये जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है। ये ग्राफ पूछ लेंगे कौन सा है? एंडोथर्मिक है। बस अगर सबस्ट्रेट से एनर्जी कम हो रही है एक्सोथर्मिक, सबस्ट्रेट से एनर्जी बढ़ रही है एंडोथर्मिक। एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट दोनों को चाहिए, सिंपल। अब क्वेश्चन देखो जो 2016 में आया था, आपको ग्राफ दिया था और बस उसको डिस्क्राइब करना था, और ये तो एनसीईआरटी का है। नहीं भी है तो देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक है। बेटा इतना डिटेल ना एनसीईआरटी के कंटेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन देखो क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन इसी पे आया था कि ये एंडो है या एक्सो है, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक है, तो एंडो वाले सारे ऑप्शन कट कर दो, तो ये एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक में पूछ रहे हैं कि ए वाला एंजाइम के साथ है या ए वाला बिना एंजाइम के। ए वाला कौन सा ग्राफ है? ये वाला। ये मुझे बताओ, ये वाले ग्राफ में पहाड़ छोटा है तो एंजाइम है या नहीं है? है। तो ए वाले में तो एंजाइम है, तो क्या ये ठीक होगा कि ए वाले में एंजाइम है, बी वाले में नहीं है? जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, आंसर हो जाएगा बी। एक और क्वेश्चन देखो जो यहां से आया था, ये 2010 में आया था, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होने के पूरे चांसेस रखते हैं क्योंकि आए हुए हैं हमारे पीवाईक्यू में। फिगर हमको दिया हुआ था, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी बता दिया एंजाइम के साथ कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है एनर्जी कम हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको ये बताना था इन चारों ऑप्शन में से किसकी लेबलिंग एकदम सही है, बस लेबलिंग पे क्वेश्चन था। तो देखो मैंने आपको कहा था ए सबसे पहले, ए ये रहा, ये क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर क्या होता है? वो टेम्परेरी सी ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट पहली बात तो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो अगर आपको ए भी पता है ना, ट्रांजिशन स्टेट, आपका आधे से ज्यादा टाइम बच गया, आंसर तो आ चुका था। ए के ऑप्शन में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट दे रखा था, बाकी बी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, सी एक्टिवेशन एनर्जी है, डी भी एक्टिवेशन एनर्जी है। बस सी विदाउट एंजाइम है, डी विद एंजाइम है। आई होप अब तो आप ये बात कर ही पा रहे होगे कि सी आपके पास विदाउट एंजाइम है और डी आपके पास विद एंजाइम है। आंसर आ गया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और यहीं से मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतलब इसी का है, इसी ग्राफ का है। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान, सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है? टेम्परेरी होती है और अनस्टेबल होती है, ये बात भी हमको पता है। एंजाइम का क्या काम होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना या बढ़ाना? कम करना। एक ग्राफ से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? देखो इसको, दो ये छोटे छोटे ग्राफ आपने देखे होंगे एंजाइम में। ये ग्राफ क्या बताते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को पीएच और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये अलग चीज है। वहां पर रिएक्शन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, यहां आप देख रहे हो एंजाइम कितना बढ़िया काम कर पा रहा है। अगर आप एंजाइम को कम पीएच दो तो भी उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, लो एक्टिविटी है। अगर आप ज्यादा पीएच दो तब भी लो एक्टिविटी है। आप उसे एवरेज पीएच दो, ऑप्टिमम पीएच दो, तो एक्टिविटी देखो कैसे बढ़ी है। तो इन दोनों ग्राफ का सिर्फ कहने का एक ही मतलब था कि सेम चीज पीएच और टेम्परेचर पर लागू होती है। ना उसे कम पीएच चाहिए ना ही कम टेम्परेचर, ना उसे ज्यादा पीएच चाहिए ना ही ज्यादा टेम्परेचर। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर आप दोगे तो एक्टिविटी एकदम बढ़ जाती है एंजाइम की, सीधी सी बात है। इतना सिंपल ग्राफ है। और क्वेश्चन देखो 2011 में आया था,
एज इट इज बेटा सेम दे दिया आपको। आप जानते हो एक्स एक्सिस पे क्या है, पीएच भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। वाई एक्सिस पे क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी। तो अब आपको ये बस सॉल्व करना था कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास पीएच भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। एंजाइम की एक्टिविटी नहीं है, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन भी नहीं है, टेम्परेचर है, क्योंकि या तो टेम्परेचर होता है या पीएच होता, तो वो तो एक ही ऑप्शन में मुझे दिया हुआ है। और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी, आंसर हो जाएगा बी। जान पूछ के इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पीएच दिया कि बच्चे पहला ऑप्शन देंगे, और करते आप ये पहला ऑप्शन अगर ये ग्राफ आपको क्लियर नहीं होता तो, क्योंकि आपको लगता ना कि पीएच और टेम्परेचर में से कोई एक है, बस उसने वाई पर पीएच ले लिया। वाई पर पीएच नहीं था, देख लो दोबारा से इसको, एक्स पर पीएच और टेम्परेचर है, यहां तो एंजाइम एक्टिविटी है। तो ऐसे ग्राफ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। और ये एकदम लास्ट आपके सामने ग्राफ है जो केएम वैल्यू वाला है, ये भी आपके एंजाइम का ग्राफ होता है। यहां इन्होंने एक्स एक्सिस पर बेटा सबस्ट्रेट लिया होता है कि यहां से यहां जाएंगे तो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, और वाई एक्सिस पे देखो बेटा तो एक रिएक्शन की ना वेलोसिटी दी हुई है। अब मुझे दुख पता है कि थोड़ा सा ये टफ लगता है कई बच्चों को, पर इतना कुछ है नहीं बच्चे इसके अंदर। बस इतना बोल रखा है कि अगर आप धीरे धीरे सबस्ट्रेट बढ़ाते रहोगे तो उस एंजाइम की काम करने की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, है ना। ये एंजाइम है, आप उसे सबस्ट्रेट दो, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो वो धीरे धीरे प्रोडक्ट भी बनाता जा रहा है, उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, पर अप टू अ लिमिट। एक टाइम आएगा जिसके बाद आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा लेना, अब इससे ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी ऊपर नहीं जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम की एक्टिव साइट थी सारी फिल हो गई, जितने भी एंजाइम थे सबकी एक्टिव साइट पे एक एक सबस्ट्रेट बैठ गया। अब आप सबस्ट्रेट बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इजी है ग्राफ, बिल्कुल टफ नहीं, अपने दिमाग में इसको टफ मत बनाओ। बढ़ती रही वेलोसिटी पर फिर रुक गई, क्यों? क्योंकि सारी एक्टिव साइट फिल हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि एक्टिविटी या वेलोसिटी रुक क्यों गई, क्योंकि सारी एक्टिव साइट फिल हो गई। दूसरा क्वेश्चन इस ग्राफ से आएगा केएम वैल्यू का। ये जो केएम वैल्यू है इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। पहली बात, ये केएम बताता क्या है? एक एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में बताता है। ये केएम होता क्या है? सबस्ट्रेट की वो कंसेंट्रेशन जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाए। मतलब मुझे कितना सबस्ट्रेट देना पड़ेगा कि मेरा एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक तो पहुंच ही जाए, उसे कहते हैं केएम वैल्यू। अगर एक एंजाइम बहुत थोड़े से सबस्ट्रेट, मतलब अभी तो मैं यहीं तक पहुंची हूं, बहुत थोड़े से सबस्ट्रेट में ही अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर पहुंच भी चुका है, इसका मतलब ये एंजाइम तो बहुत ही बढ़िया है कि थोड़ा सा सबस्ट्रेट देने में वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर भी आ गया। लेकिन अगर एक एंजाइम मान लो इतना सारा मुझे सबस्ट्रेट देना पड़ गया, यहां तक मुझे उसको सबस्ट्रेट देना पड़ गया, तब जाकर वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर आया, तो वो एंजाइम थोड़ा कम काम कर रहा है। तो क्या मैं केएम वैल्यू से एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में बता सकती हूँ? बिल्कुल बता सकती हूँ। मैं कैसे बताऊंगी? केएम की वैल्यू उस एंजाइम की एक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जिसकी केएम की वैल्यू कम, मतलब कम सबस्ट्रेट पे ही हाफ पहुंच गया, तो वो एंजाइम अच्छा है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी का केएम ज्यादा, तो उस एंजाइम की एक्टिविटी कम है। तो बस ये जो दो बातें मैंने लिखी हुई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इससे ज्यादा तीसरी बात आपको इस ग्राफ के बारे में याद ही नहीं रखनी है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक, एक्टिविटी रुक जाएगी एक टाइम के बाद, वेलोसिटी इससे ज्यादा हाई नहीं जाएगी। दूसरा, केएम की वैल्यू से एंजाइम की एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है। कैसे? केएम कम तो एक्टिविटी ज्यादा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2005 में आया था। आप दो अलग अलग एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हो। हाँ, कैसे कंपेयर करोगे? केएम वैल्यू से। जिसका केएम कम उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और अभी तक तो बाकी चीजों से पूछा ही नहीं गया, पूछा जाएगा तो भी आप सॉल्व कर लोगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन जो नीट 2024 में आया था, इसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं रीड नहीं कर रही, क्वेश्चन आपके सामने है, पर अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें प्रोटीन वाले टेबल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन प्रोटीन वाले टेबल से ही बने हुए हैं। तो फिर से देखो, टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 में आया था। इससे ज्यादा प्रूफ मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए ये जानने के लिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट में मजा आया, आपके एक्स्ट्रा 10 मिनट मैंने लिए क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए, आपका काम आसान कर दिया, तो आप ये क्वेश्चन देखना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये बताना कि अब आपको फील हो रहा है कि कैसे कुछ टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और क्या आप कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 2 के लिए रेडी हो। तो आंसर भी चाहिए मुझे, और ये भी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 1 कर चुके हो, 2 के लिए तैयार। तो मिलती हूँ आपसे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।